के उद्देश्य को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा है वैयक्तिक उद्देश्य, चौथा है सामाजिक उद्देश्य, जिसमें हम सामान्य उद्देश्य के बारे में आपको बता चुके हैं। अब देखिए दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो अब विशिष्ट शिक्षा का अर्थ ये समझ लीजिए। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे हमने राइट भी कर दिया है। देखिए वह शिक्षा जो प्रतिभाशाली व पिछड़े बालकों को दी जाती है, यानी विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा होती है जो प्रतिभाशाली या पिछड़े हुए बालक जो होते हैं उनको यह शिक्षा दी जाती है, तथा जो शिक्षा विशिष्ट बालकों को दी जाती है, चाहे विशिष्ट जो बालक है उनको यह शिक्षा दी जाती है। एवं विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और विशिष्ट शिक्षा होती है जो विशिष्ट बालकों को जो शिक्षा दी जाती है या शिक्षा शैक्षिक जो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है वो सामान्य बालकों से अलग होती है, यानी भिन्न होती है। ये है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ। देखिए जेडी हम के अनुसार विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है? विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। ये अपनी भाषा में इन्होंने वही चीज बताया। देखिए विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक रूप से, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में जो सामान्य बालक की शिक्षा होती है उन बालकों से इनकी शिक्षा अलग होती है। ये है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ। अब देखिए विशिष्ट शिक्षा का अर्थ है। अब विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, यानी विशिष्ट शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, किन बालकों के लिए ये उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा को असामान्य उद्देश्य भी कहा जाता है। विशिष्ट शिक्षा को असामान्य उद्देश्य भी कहा जाता है। इसकी जो सीमा होती है, जो प्रकृति होती है, सीमित होती है। इसकी जो सीमा होती है विशिष्ट उद्देश्य की, चाहे प्रकृति होती है वो सीमित होती है, या किसी विशेष परिस्थिति या विशेष कारण के लिए ही इस उद्देश्य का निर्माण किया जाता है। अगर किसी विशेष परिस्थिति या विशेष कारण के लिए ही इस उद्देश्य का निर्माण किया जाता है, चाहे इसको ध्यान में रखते हुए इसका हम निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य लचीला, अनुकूलन योग्य एवं परिवर्तनशील होता है। लचीला, अनुकूलन योग्य एवं परिवर्तनशील होते हैं, और जब इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है तभी इसका निर्माण किया जाता है, अन्यथा नहीं। यानी विशिष्ट शिक्षा जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बालक पिछड़ा है, उन्हीं लोगों के लिए यह शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मंद बुद्धि का बालक है उसके लिए यह इस शिक्षा का निर्माण किया जाता है। यानी कोई प्रतिभाशाली बालक है उसके लिए विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण किया जाता है। चाहे विशिष्ट बालक है उसके लिए यह शिक्षा का निर्माण किया जाता है। यह विशेष परिस्थिति या विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य का निर्माण कराया जाता है, नहीं अन्यथा नहीं। अगर इसकी अत्यंत आवश्यकता नहीं है तो इस उद्देश्य का निर्माण नहीं किया जाता है। यह है आपके विशिष्ट उद्देश्य का। और अब देखिए अगला वैयक्तिक उद्देश्य। वैयक्तिक उद्देश्य यानी वैयक्तिक उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य है। इसमें व्यक्ति को प्रथम माना जाता है, बल्कि समाज को नहीं। यानी कहा जाता है कि व्यक्ति से ही समाज का अस्तित्व है, अगर व्यक्ति नहीं है तो समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इसमें व्यक्ति को वरीयता दिया गया है, यानी व्यक्ति को समाज से प्रथम माना गया है, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का विकास होता है। व्यक्ति से ही समाज का, व्यक्ति के द्वारा ही समाज को विकसित करने में सहायता मिलती है। व्यक्ति के द्वारा ही समाज को विकसित करने में सहायता मिलती है। समय समय पर व्यक्तियों ने ही संस्कृत, विज्ञान एवं सभ्यता के विकास में वैयक्तिक उद्देश्य यह प्राचीन उद्देश्य है। इसमें समाज को वरीयता न देकर के व्यक्ति को वरीयता दी जाती है, यानी व्यक्ति को प्रथम माना जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति से ही समाज का अस्तित्व है। अगर व्यक्ति के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा ही समाज की उत्पत्ति हुई है। व्यक्तियों ने समय समय पर संस्कृत, विज्ञान एवं सभ्यता के विकास में अपना योगदान दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखिए व्यक्तिक उद्देश्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संकुचित अर्थ और दूसरा है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ का मतलब होता है शिक्षा में संकुचित शिक्षा का संकुचित अर्थ। पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको
कि शिक्षा का संकुचित अर्थ जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, महाविद्यालय में दी जाती है, वही शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। संकुचित अर्थ में देखिए आत्मा विभक्ति, आत्मा विभक्ति के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि व्यक्ति को अपना विचार प्रदर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए। जिस भी भाषा में अगर व्यक्ति अपने विचारों को रखना चाहता है, उसको स्वतंत्र अवसर मिलनी चाहिए, जिससे वो अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मविभक्ति यानी अपना जो विचार है अभिव्यक्त करने की क्षमता शिक्षा द्वारा ही बालक के अंदर कराया जाता है। इसलिए यह शिक्षा संकुचित शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में बालक का सर्वांगीण विकास, जो विद्यालय में बालक का सर्वांगीण विकास कराया जाता है, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो समस्त पक्षों का विकास कराया जाता है वो विद्यालय में ही कराया जाता है। इसलिए बालक का सर्वांगीण विकास ही संकुचित शिक्षा का अर्थ माना जाता है। आत्मविभक्ति यानी बालक को ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए कि बालक अपने विचारों को किसी के सामने स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन कर सके, खुल करके बोल सके, कह सके, ऐसा अवसर बालक को मिलनी चाहिए। दूसरा है देखिए उसी में व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ के बारे में बता दिए आप लोगों को कि व्यापक अर्थ यानी शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है कि यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये कहीं भी किसी से भी किसी स्थान पर इस शिक्षा को आप ग्रहण कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आत्मानुभूति दिया है। आत्मानुभूति का मतलब अपने आप को जानना, यानी बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बालक अपने आप को पूर्ण रूप से जान सके, अपनी कमियों को दूर कर सके। जब अपने आप को खुद से अनुभव करके जानने लगेगा तो अपनी कमियों को दूर करना सीखे और अपनी जो योग्यता है, क्षमता है, उसको बढ़ावा दे और इसके आधार पर उसको आध्यात्मिक बल मिलता है और उसके विचारों में शुद्धता आती है और उसमें सर्वोत्तम गुणों का विकास होता है। तो ये है आत्मानुभूति यानी संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। संकुचित और व्यापक यानी व्यक्ति, इसमें समाज को वरीयता न देकर के व्यक्ति को प्रथम माना गया है और व्यक्ति द्वारा ही समाज का अस्तित्व है। अगर व्यक्ति नहीं है तो समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। और समाज इस उद्देश्य को दो भागों में बांटा भी गया है। पहला देखिए संकुचित अर्थ और दूसरा है व्यापक अर्थ। और संकुचित अर्थ में आ गया आत्माभिव्यक्ति और व्यापक अर्थ में आ गया आपका आत्मानुभूति। आत्माभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को किसी के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं और आत्मानुभूति का मतलब है अपने आप को जानना, यानी पूर्ण रूप से जानना, अपने खुद से अनुभव करके अपने आप की कमियों को जानना, अपने आप को जानना, जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना और दूर करने के बाद जो आपकी योग्यता है, क्षमता है, रुचि है, उसको बढ़ावा देना। उसमें अगर बढ़ावा देते हैं तो आपको आध्यात्मिकता का बल मिलता है और उसमें आपकी विचारों की शुद्धता होती है, यानी जो आपके विचार होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं और आप उस बच्चों के अंदर सर्वोत्तम गुणों का विकास कर सकते हैं। तो ये थे आपके विशिष्ट उद्देश्य और दूसरा है व्यक्तित्व उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यानी विशिष्ट शिक्षा प्रतिभाशाली व पिछड़े बालकों को दी जाती है और व्यक्तित्व उद्देश्य में व्यक्ति को प्रथम माना जाता है और समाज को मतलब दूसरा माना जाता है, यानी व्यक्ति को ही प्रथम वरीयता दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का अस्तित्व है। व्यक्ति के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी जो इस उद्देश्य को मानता है वही इस विचार को भी मानता है।